वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम आज बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और इसके साथ साथ एजुकेशन में। भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले, जबकि चीन दूसरे, अमेरिका तीसरे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2044 तक 42,044 तक अगर यही रफ्तार रही तो पाकिस्तान की आबादी दुगना हो जाएगी, जिसके जो इम्पैक्ट है, जिसका जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो बेशतर आबादी को आपको पता है अभी भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हासिल नहीं है। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो हम ओवरऑल कुल आबादी की बात करें उसका 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। और आबादी में जो बेहंगम इजाफा है इसके बायस बहुत सारे नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो गुर्बत, अदम मसावात के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जबकि ह्यूमन राइट्स, बेसिक तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जियों का शिकार है। दुनिया भर में जहाँ बढ़ती हुई आबादी के हवाले से बात करते हैं तो खुराक की कमी हो, इलाज हो, रिहाइश हो, तालीम हो, बुनियादी अशिया की जो फराहमी हो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जबकि इनके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, माहौलियाती तब्दीली, हम क्लाइमेट चेंज को बात करें, उसके बहुत सारे मसाइल हैं और ये अरूज पर पहुंच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तालीम है इसके मैदान में भी खासा असर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको हम क्लासरूम्स या स्कूल्स के अंदर देखते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद हो गई है और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स जाते नहीं है, जिनको एजुकेशन मैसर नहीं है। तो आबादी बढ़ने के साथ साथ ये चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल, ये 44% तक तलबा को इनफरादी तवज्जो की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एक रिसर्च कहती है। और ये भी रिसर्च कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन लड़कियां और 21 मिलियन से जायद लड़के स्कूल से बाहर हैं। करोड़ों में बनती है ये तादाद। 2015 तक बलूचिस्तान में 81% खवातीन ने तालीम, जो प्राइमरी तक तालीम है, ये मुकम्मल नहीं की। इस बढ़ते बहरान पर काबू कैसे पाया जाए, इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो तालीमी बेदारी है, इसके साथ साथ खानदानी मनसूबा बंदी पर तवज्जो कितनी इंपॉर्टेंट है। आबादी के सैलाब को मैं कहता हूँ जो खसो खाशाक की तरह बहा कर लेके जा रहे हैं हमारे तमाम वसाइल को, इनको कैसे रोका जाए। हमारे साथ शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं जो कि SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रही हैं, यूथ अफेयर्स के ऊपर पॉलिटिशियन है और यंग पॉलिटिशियन है, तो वो मसाइल को ज़रा करीब से समझती भी हैं। तो हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मसाइल की आगाही या निशानदेही किस हद तक है, क्योंकि जब तक बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे उसकी हम हल नहीं कर पाएंगे। सो शज़ा साहिबा से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच शज़ा में ज्वाइन करने के लिए। मुझे सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो हमारा बुनियादी मसला है, क्या हुकूमती सतह के ऊपर या फैसला साज जो हमारी कुव्वतें हैं उनकी सतह के ऊपर इदराक है कि हम इस वक्त इस तनासुब में, आबादी और तालीम का जो तनासुब है जो बिगड़ चुका है काफ़ी हद तक और कितनी खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं, इदराक मौजूद है फैसला साज जो इदारे या कुव्वतें हैं उनके पास, उनको पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस बात का पता भी है, रियलाइजेशन भी है। और मेरे ख्याल से कि जो अभी इस सेंसस में जो हमारा ग्रोथ रेट आया है आबादी के हवाले से, उसमें हम सबको काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ के बारे में अलर्ट भी किया है और अलार्म भी किया है। और ये जब सेंसस हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिजल्ट सामने आ रहे थे, तो मैं क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में भी थी, तो वहाँ पे टाइम एंड अगेन जो है वो इसके ऊपर बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा, इसी परसेंटेज से बढ़ता रहा, तो हम प्रोबेबली 2030 में we might be doubling our population. My goodness. And ये जो है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। एंड मेरे ख्याल से कि हर शख्स जो ये बात सुनता है, ख़ास तौर पे जो लोग इक़्तिदार में हैं, हमारे साथ हुकूमत में थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे, सबको ये बात जो है वो बहुत कंसर्निंग है। डेफिनेटली ये अलार्मिंग बात भी है शज़ा साहिबा, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अदराक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदराक के साथ साथ हमें इस पे इम्प्लीमेंट करना है। जो पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं या मज़ीद हमें जिन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कराना है, स्ट्रैटेजी बनानी है,
उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ इदराक से काम चलाएंगे फिर तो मामला इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि किस लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराना भी तो किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर एजुकेशन या जिन मसाइल की हम बात कर रहे हैं ये अभी देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन ये बहुत ज़्यादा हमारे डैमेज कर सकते हैं हमारे ओवरऑल सिस्टम को, आबादी को। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। जो हमारा 2013 से 18 का टेन्योर था, उसमें तो मुझे याद है कि हमने बाकायदा तौर पे पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की। अब हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से इसको एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी बना दिया जाता है। तो उसके लिए जरूरी ये था कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और एक कंसेंसस क्रिएट करें, ताकि जो पॉलिसी बने उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस ना आए। तो और आप ये देखिए, ये चीज एक पता होना बहुत जरूरी है कि हर तरह के माइंडसेट का शख्स जो है वो सिर्फ हमारी आम आवाम में मौजूद नहीं होता, आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद होते हैं, आपकी कैबिनेट में भी मौजूद होते हैं, गवर्नमेंट में भी। तो सबको एक चीज पे लेके चलना जरूरी था। तो हमने एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस की नेशनल लेवल के ऊपर, और उसके अंदर हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया, एनजीओ को बिठाया, गवर्नमेंट खुद बैठी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे, और सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस था वो ये था कि हमने सारे क्लेरिक्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की। और जब हमने पंजाब में एक एफर्ट की, तो पंजाब में मुझे अभी भी याद है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 85% ऑफ, और हमने सारे एस्पेक्ट्स को भी और तमाम जितने भी फिक्र हैं उनके लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। तो about 85% लोग जो थे वो इवन डिक्लेयर्ड, दे वर ऑन बोर्ड। उसमें कोई इतना हमें और साहब मुख्तसरन, चूंकि मैंने असद पे भी जाना है, असद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद शहबाज, मुख्तसरन अगर मुझे बताएं कि वो चीदा तजावीज़ क्या थी आबादी को रोकने के लिए, क्या तजावीज़ थी? कुछ है आपके माइंड में उस मुसवदे के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या तजावीज़ थी? जो हमारा कंसेंसस हुआ था जी, उसके अंदर ये था कि वी हैव टू बी कल्चरल, एक तो कल्चरल एंड सोशल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। हम टर्मिनोलॉजी, जब हम कहते हैं हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो लोग उससे जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से बात करें, खवातीन की सेहत जो है, जो इस्लाम आपको कहता है कि खवातीन की सेहत बहुत जरूरी है, बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, बच्चों की अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। ये जो जब हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, जब ऊपर नीचे बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारा मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है। मैं जरा आप जरा हमारे साथ ही रहिए। शिजा, आपकी इजाजत से जरा असद चूंकि हमारे साथ हैं, काफी देर से वेट भी कर रहे हैं, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रही हैं। असद, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। ये जिस तरफ शिजा साहिबा ने इशारा किया, एक तो हमें सुनकर ये बेहतर लगा कि कम से कम कहीं ना कहीं इसका इदराक है इस मसले का, लेकिन एज अरुणा सेट सिर्फ इदराक से होगा नहीं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसका बनाया जाना और इंप्लीमेंट होना। और क्लैरिक्स की जो इन्होंने बात की, यस, सबसे बड़ी चीज हमारी राह में यही हायल आती है, क्योंकि चीन ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया एक सर्टेन पॉलिसी से, और उसमें उन्होंने इन्फोर्स किया उसको। आप चूंकि हेड ऑफ डेवलपमेंट हैं, आपका सिटीजन फाउंडेशन से ताल्लुक है, आपका क्या टेक है सारे मामले के ऊपर? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगी, इस वक्त जिस तरह मैडम ने बताया कि हमारे कोई 2.25 करोड़ बच्चे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी भी आउट ऑफ स्कूल है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2.25 करोड़ बच्चा बहुत बड़ी चीज होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि अभी अंडर डेवलप कंट्री है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहां पर 2.25 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आप ये देखेंगे अगले 5 से 6 साल में अगर इन बच्चों को स्कूल में नहीं लाया गया, तो ये इनकी जो एज होती है, स्कूल गोइंग एज होती है, उससे बाहर हो जाएंगे, फिर आप इनको स्कूल में एनरोल नहीं कर सकते। और जिस तरह आपने बताया कि आबादी बढ़ती जा रही है, तो 2.25 लाख बच्चे हर साल जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर और आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये बात कहाँ जाके पहुंचेगी। इसमें तो 2.25 करोड़ आगे आबादी बढ़ती जाएगी। तो द सिटीजन फाउंडेशन कुछ नए स्कूल बना के, कुछ इंस्टीट्यूट स्कूल जो हमारे चल रहे हैं, उनके तवज्जो से हम कोई 2,86,000 बच्चा इस वक्त द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पहले 1 साल के अंदर 50 नए स्कूल बनते थे, अब हम 100 नए स्कूल बनाते हैं। तो ऐसा एक नॉन प्रॉफिट इदारा जो कि सारा चैरिटी पे चल रहा हो, वो पाकिस्तानी जो इस इदारे को चला रहे हैं, तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हम इसी तरह काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश भरपूर है
कि हम इस सारे मसले को हल कर सके, लेकिन ये मसला बड़ा है कि सिर्फ एक इदारा इस पूरे मसले को हल नहीं कर सकता। अच्छा साहब, जैसे आपने खुद कहा कि एक इदारा इस मसले का हल नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट, जिस तरह अभी शज़ा साहिबा भी फरमा रही थी कि पॉलिसीज मौजूद हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो पीयर प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। आपको इस सारे मामले में जो आप तालीम के हवाले से ये बात करें कि सबको एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाए, क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं? अगर आप एज अ फाउंडेशन भी देखते हैं और आज स्टेट लेवल से भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट से कि आपको क्या चैलेंजेस हैं, वो भी अगर आप थोड़ा एड्रेस कर पाएं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बने हुए स्कूल उनको चलाना, और अगर हम नए स्कूल की बात करते हैं, हमारा बहुत ख्वाहिश भी है, दिल भी चाहता है कि हम नए स्कूल बनाएं और बच्चों को एनरोल करें, और वो इदारा जो चैरिटी पे चल रहा हो, वो खुद से कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम जनरेशन नहीं है, तो कोई डोनेशन या फंड जो है वो गवर्नमेंट तरफ से नहीं आ रहे, तो हम ये सारे काम खुद नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ जो इस मुल्क में रह रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि यार आप कंट्रीब्यूट करें। चले हम मान लेते हैं कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बाकी इदारे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एज अ पाकिस्तानी एक ऐसी नेशन है जो कि हर मुश्किल में एक साथ जुट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और फिर ये एक ऐसी चीज जिसमें हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सोचिए अगर ये 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ जाए, ये किसी काबिल बन जाए, ये कल फैक्ट्रीज में काम करेगा, ये हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तालीम के कोई मुल्क है ना, वो ना डेवलप आगे नहीं। ठीक है असद, जरा आपकी इजाजत से इससे ये जो जिन असद ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि शायद नए स्कूल्स बनाना इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितने बने हुए सरकारी स्कूल या उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रिफॉर्म करना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो पावर स्टेट की होती है उसकी यूटिलाइजेशन से जो फायदा हो सकता है वो शायद एक तंजीम चाहे जितनी भी एफर्ट कर ले उतना नहीं हो सकता। इंडीड एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा 2013 से 18 के दरमियान आप लोग कंसिडर कर रहे थे इसको, इस पे बात हो रही थी, फिर हम अब तक किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचे? और इन केस अगर फ्यूचर के अंदर आपकी पार्टी को दोबारा ये मौका मिलता है, आप लोग हुकूमत में आते हैं, तो क्या पॉलिसी आपके जहन में है? क्या है ऐसा जो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है? क्या चीन जैसा मॉडल फॉलो कर सकते हैं हम, या फिर उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि उसके अलावा कम से कम मुझे तो बीइंग एक ऑब्जर्वर, मुझे तो कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं है जब तक आप इन्फोर्स ना करें कोई चीज इस मामले में। देखिए बात ये है कि वो जो मैं आपको बात कर रही थी, वो फिर हमने सूबों के साथ उस पर कोलैबोरेट किया, और हम क्योंकि पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन वेलफेयर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबों ने करनी है। फेडरल गवर्नमेंट जो है सिर्फ असिस्ट कर सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली असिस्ट करे या वो टेक्निकली असिस्ट करते हैं। तो जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में भी, तो दिस इज व्हेन हम यहाँ पे भी आके हमने वो कंसल्टेटिव प्रोसेस किए थे। पंजाब का जो है, अब एक और जो मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगी वो ये है कि जब हमारा आई थिंक 5th NFC या 7th NFC अवार्ड था, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला थे, और जो आपकी ये होती है रिसोर्सेज की डिवीजन होती है, वो पहले 100% आबादी के लिहाज से होती है। अच्छा। सूबों के दरमियान जो फेडरल रिसोर्सेज हैं वो सूबों के दरमियान आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज डिवाइड करता था। मगर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पंजाब में जो है वो ये अपने बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे सिटीजन हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, जो छोटे सूबे हैं, उनके लोगों की फेवर में जो अब आबादी है वो सिर्फ 80%, ऑलमोस्ट 82% जो है कंट्रीब्यूट करती है। बाकी के फैक्टर्स को भी जो है वो देखा गया, ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें कि जिस सूबे में कम डेवलपमेंट है, जिसमें ज्यादा पॉवर्टी है, राइट, टाइम हमारा 20 सेकंड में कंक्लूड कर लीजिएगा। वो उसके मुताबिक डिवाइड होता है। तो पंजाब ने अपने रिसोर्सेज गिव अप किए इन फेवर ऑफ बलोचिस्तान एंड। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें जो सूबे हैं उनको अपने तौर पे रिस्पांसिबल अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, और मैं इस पे ये ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग फैसला साज हैं, जिनको ये इख्तियार दिया जाना है, अगर बंद नहीं होगी ना वजारतों की और जिम्मेदार लोग आएंगे जो इस चीज को समझते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छे फैसले होंगे। असद, आप थोड़ा लेट हमें ज्वाइन कर पाए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ डेवलपमेंट TCF एंड शिजा फातिमा ख्वाजा, थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, अपने तौर पर भी सोचते हुए कि आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि उसके मुताबिक वसाइल की तकसीम हो सके।